हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सी जोशी, TGT-SST केंद्रीय विद्यालय ITBP सेकंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive, and judiciary is very important to the design of a democracy. इस चैप्टर के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल क्लास 9th में हमने शुरू की थी। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी पावर किसी एक ऑर्गन तक सीमित नहीं होती। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। We start this chapter with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. हम बेल्जियम और श्रीलंका की दो केस स्टडीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग से किस प्रकार निपटती हैं। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। Belgium is a small country in Europe. It shares its borders with France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. The ethnic composition of Belgium is very complex. Brussels is the capital of Belgium. बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। एक शब्द यहाँ पर हमने प्रयोग किया था, एथनिक। एथनिक का अर्थ क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. एथनिक या जातीय ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच बोलता है। 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में सबसे अधिक जनसंख्या डच भाषी लोगों की है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है, जबकि ब्रसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यहाँ पर ब्रसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी में है जबकि डच माइनॉरिटी में है। जो फ्रेंच भाषी लोग हैं जो कि संख्या में कम हैं, तुलनात्मक रूप से ये ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर रहे हैं। 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अधिक थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे या अल्पमत में थे। चलिए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करते हैं, श्रीलंका।
Sri Lanka is an island nation. It is a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. Tamil natives of Sri Lanka are called Sri Lankan Tamils. Indian Tamils are those whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period. श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहलियों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकन तमिल जो कि 13% है और भारतीय तमिल। इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासनकाल में प्लांटेशन के काम के लिए भारत से श्रीलंका ले जाए गए थे। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले लोग अपनी अधिक संख्या के आधार पर फ्रेंच भाषा या जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर फिर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग देश में अपनी मनमानी चला सकते थे। चलिए अब देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। मेजोरिटरिज्म क्या होता है? अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। बहुसंख्यकवाद यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय संख्या में अधिक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कम्युनिटी की जरूरत या इच्छाओं को भी नज़रअंदाज कर सकता है। श्रीलंका इमर्ज्ड as an independent country in 1948, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to adopt a Sinhala supremacy. In 1956, an act was passed to declare Sinhala as official language. The government recognized Sinhala applicants for university jobs and government jobs. 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी, उन्होंने सिंहली समुदाय की जो प्रभुता है उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आइन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी को और बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ
कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बढ़ते चले गए। दोनों समुदायों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि सिविल वॉर जैसी स्थिति आ गई। अभी सिविल वॉर क्या है? अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। किसी भी देश में सरकार विरोधी समूहों की ऐसी लड़ाई जो युद्ध जैसी लगने लगे। यदि कोई भी दो समुदाय या दो से अधिक समुदाय आपस में लड़ते हैं और ऐसा लगता है कि वो युद्ध जैसा प्रतीत हो रहा है, तो उसे गृह युद्ध या सिविल वॉर कहते हैं। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम की समझदारी। The Belgium leaders recognized the existence of regional differences and cultural diversities. They amended their constitution 4 times between 1970 and 1993. बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपना संविधान 4 बार संशोधित किया। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की जो मुख्य बातें थी वो इस प्रकार से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Apart from the central and state government, there is a third kind of government elected by people called as community government. संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकारें नहीं होंगी। ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी का रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया था। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। वाई पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग? बेल्जियम और श्रीलंका की जो कहानियां हमने पढ़ी उससे हमें क्या सीखने को मिला? दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। Power sharing is desirable because of prudential and moral reasons. Power sharing is good because it helps to reduce conflicts between social groups. Imposing the will of majority community undermines the unity of the nation. Power sharing is the very spirit of democracy.
A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and those who have to live with its effect. सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी तरीके से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तर्कों में से एक को हम प्रूडेंशियल और दूसरे को मॉरल रीजन कह सकते हैं। प्रूडेंशियल या युक्तिपरक समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि जो नैतिक तर्क है मॉरल रीजन है सत्ता के बंटवारे के महत्व को बताता है। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? युक्तिपरक जिसको हम कहते हैं, लाभ और हानि का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। Based on prudence or on careful calculation of gains and losses, prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations. पूरी तरीके से नैतिकता पर जो आधारित फैसला है अक्सर इसके उलट होता है। खलील्स डायलेमा। खलील की उलझन। Khalil lived in the city of Beirut. Khalil's father was an Orthodox Christian and mother was a Sunni Muslim. People from various communities living in Lebanon came to live in Beirut, its capital. Lebanon's leader laid down some basic rules for power sharing among different communities. बेरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे तो माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात न थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बेरूत में बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेलजोल होता था, पर गृह युद्ध में, सिविल वॉर में एक दूसरे से लड़ते भी थे। खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार यह तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेरोनाइट समुदाय का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ। As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christian. The prime minister must be a Sunni Muslim.
The Deputy Prime Minister's post is fixed for the Orthodox Christians. The position of the Speaker ideal for the Shias Muslim. इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी उस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। Khalil's suggestion. Khalil is not happy with the rules laid down by the Lebanese leaders. He is a popular man with a political ambition. He does not follow any religion, neither his father's nor his mother's. As per Khalil, an election referendum should be held. खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर नहीं पहुंच सकता। वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान में भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उसका कहना है सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी समुदाय का हो। लेकिन उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध या सिविल वॉर देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। खलील का कहना था everyone should be allowed to participate. The one with the maximum votes should be elected as the president, no matter which community he or she belongs to. On the other hand, his elders who have seen bloodshed in the civil war are happy with the present system, that is position reserved for a particular community only because this system guarantees for peace. इस कहानी को पढ़कर खलील की जो उलझन थी और जो उसके सुझाव थे उस पर आप लोग विचार कीजिए और आप लोग बताइएगा कि लेबनान में क्या तरीका सही होना चाहिए, जो खलील ने सुझाया था या जो लेबनान में चल रहा था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के पदों के लिए अलग अलग समुदायों के लोगों को आरक्षण मिला था।